Today we will discuss about memory reference instruction. As we already know that an instruction is of three types. First is memory reference instruction, second register reference instruction, and third is input output reference instructions. इस टॉपिक में हम सिर्फ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे. किस किस तरह की मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं. हमें पता है कि जो इफ़ेक्टिव एड्रेस होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का, उसको हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर रखते हैं. ठीक है, और वो कब रखते हैं कि एक मोड बिट होती है जिससे हम उसको वेरीफाई करते हैं. कैसे? जैसे कि सपोज़ करो आपका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था ये कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है इस फॉर्म में कि जिसकी 0 से 11 बिट जो है वो एड्रेस के लिए होती हैं. ये आपका एड्रेस के लिए होती हैं. ठीक है, ये हो गई 0 से 11 और 12 से 14 जो बिट्स होती हैं वो ऑपकोड के लिए होती हैं और 15th बिट आपकी आई बिट होती है जो एड्रेसिंग मोड बताती है कि हम डायरेक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं. अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं मतलब आई की वैल्यू अगर 0 है तो हम टाइमिंग सिग्नल T2 पर ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर हम आई की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं तो हमें जो कंटेंट है वो इफ़ेक्टिव एड्रेस जो एड्रेस हमें बताएगा उस पर मिलेगा. तो इसीलिए एक स्टेप मतलब एक टाइमिंग सिग्नल और एक्स्ट्रा लग जाता है इनडायरेक्ट के केस में. ठीक है, और जो ये 12 से 14 जो आपके बिट्स हैं, जो ऑपकोड की बिट्स हैं, ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें D0 से लेके D6 तक ऑपकोड जो है इतनी डेटा लाइंस प्रोवाइड करती हैं, D0 से D7 तक. ठीक है, जिसमें से D0 से D6 किसके लिए हम यूज़ करते हैं? मेमोरी रेफरेंस के लिए. और D7 क्या बताती है कि हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टाइप की है या फिर इनपुट आउटपुट टाइप की है. यहाँ हम सिर्फ D0 से D6 इन 7 के बारे में बात करेंगे कि ये 7 ऑपकोड की जो डेटा लाइंस है वो कौन सा ऑपरेशन हमें प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, हर डेटा लाइन का एक अलग ऑपरेशन है. जैसे कि D0 के लिए एक ऑपरेशन होता है, D1 के लिए, देन D2 के लिए, देन D3 के लिए. तो 1 बाय 1 हम हर ऑपरेशन को यहाँ स्टडी करेंगे. ठीक है, जैसे ये हमारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं. D0 के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? एंड ऑपरेशन, सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है. देन D1 के लिए ऐड ऑपरेशन होता है, सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन उसकी गिवन है. ये सारी सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 अभी बताऊंगी. D2 के लिए लोड होता है, D3 के लिए स्टोर होता है, D4 के लिए ब्रांच होता है, एंड D5 के लिए, D6 के लिए. ठीक है, D5 के लिए ब्रांच एंड सेव आ जाता है, और D6 के लिए आपका आ जाता है इंक्रीमेंट एंड स्किप. तो पहले हम बात करते हैं D0 की. D0 क्या स्पेसिफाई करता है? एंड ऑपरेशन. इट मीन्स एंड टू एक्यूमुलेटर. ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो पेयर ऑफ बिट्स, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कंटेंट है, जो एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस पे जो कंटेंट अवेलेबल है उस कंटेंट का किसके कंटेंट के साथ? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और वापस रिजल्ट को इसमें स्टोर कर देते हैं. हम एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देते हैं. ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर हमने जैसे ही उसको रिजल्ट को स्टोर किया, जैसे अब इसमें दे रखा है द माइक्रो ऑपरेशन दैट एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन आर. इसकी माइक्रो ऑपरेशन जो है वो ध्यान से समझो. यहाँ पे आपको दे रखा है D0 और टाइमिंग सिग्नल T4 पर. हम T4 क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि T1 और T2 आपका किसके लिए यूज़ किया गया? T1 तक, T0 T1 तक सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन को फैच करने का काम कर रहे थे. T2 पर और T3 पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के थ्रू हेल्प कर रहे थे. जो फाइनल इंस्ट्रक्शन कहाँ पर जाती है? फिर T4 और T5 पर जाती है. क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लेते थे तो T2 तक जा रहे थे, इनडायरेक्ट मोड ले रहे हैं तो T3 सिग्नल तक जा रहे थे, लेकिन मैक्सिमम वहाँ T3 तक जा रहा है. तो इसीलिए हम नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमारा कंडक्ट करेंगे वो T4 टाइमिंग सिग्नल पर कंडक्ट करेंगे. तो इसीलिए हमने D0 डेटा लाइन और T4 टाइमिंग सिग्नल लिया है. हम यहाँ क्या कर रहे हैं
AR आपका एड्रेस रजिस्टर है जिसमें आपका इफेक्टिव एड्रेस है। उस इफेक्टिव एड्रेस पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको किस में स्टोर करा दिया, DR के अंदर, दैट इज डेटा रजिस्टर के अंदर। फिर हम क्या कर रहे हैं, D0 पे अब नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल पर आएंगे T5 पर, वहाँ क्या परफॉर्म करेंगे, एंड ऑपरेशन। एंड क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और DR के कंटेंट का ऐड करेंगे, एंड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे और सीक्वेंस काउंटर को फिर से 0 पे स्टोर कर देंगे, क्योंकि 0 पे स्टोर करने का मतलब क्या हो गया कि टाइमिंग सिग्नल फिर से T0 से शुरू हो जाएगा। फिर आता है D1। D1 का क्या मतलब है, ऐड करना। एक्यूमुलेटर के कंटेंट में जो भी डेटा रजिस्टर का कंटेंट होगा वो ऐड कर देंगे और रिजल्ट को किस में स्टोर कर देंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देंगे। सो दिस इंस्ट्रक्शन एड्स द कंटेंट ऑफ मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस टू द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, जैसे कि D1 T4 में फॉर्मेट देखो नीचे D1 T4 में दिखा रखा है कि एड्रेस रजिस्टर इफेक्टिव एड्रेस का जो भी कंटेंट था वो मूव कराया डेटा रजिस्टर में, देन एक्यूमुलेटर प्लस डेटा रजिस्टर इन दोनों का जो भी कंटेंट है वो ऐड किया और रिजल्ट किस में स्टोर कर दिया, एक्यूमुलेटर में। जब भी हम सम परफॉर्म करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो एक कैरी बिट आ सकती है लास्ट में, तो उस कैरी को स्टोर करने के लिए भी एक मेमोरी चाहिए। तो वो मेमोरी हमने यहाँ E से ली है, एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर। उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो आउटपुट कैरी आएगी वो यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को फिर से क्या कर देंगे, 0। नेक्स्ट आ जाता है D2। तो D2 जो डेटा लाइन है इसका क्या मतलब हो गया, लोड टू एक्यूमुलेटर। मतलब जो भी रजिस्टर पे इफेक्टिव एड्रेस पर जो कंटेंट अवेलेबल है उस कंटेंट को डेटा रजिस्टर में मूव कराएंगे और फिर उसी कंटेंट को कहाँ लोड करवा देंगे, एक्यूमुलेटर में लोड करवा देंगे। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस टू एक्यूमुलेटर एंड देन अगेन क्या कर देंगे, सीक्वेंस काउंटर को 0 कर देंगे। फिर आ जाता है D3। D3 का मतलब हो गया स्टोर एक्यूमुलेटर। स्टोर एक्यूमुलेटर क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है, लोड और स्टोर में क्या फ़र्क है कि लोड में हम एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट को स्टोर करा रहे हैं और स्टोर में जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको इफेक्टिव एड्रेस में स्टोर करा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन स्टोर्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। अब यहाँ पर हम जो एक्यूमुलेटर का आउटपुट है वो डायरेक्टली बस पर अप्लाई नहीं कर रहे और डेटा इनपुट किससे कनेक्टेड होता है, बस से। तो हम सिर्फ एक ही माइक्रो ऑपरेशन से डायरेक्टली इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन चाहिए कि हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी एड्रेस में स्टोर कराना है। और में हमें 2 टाइमिंग सिग्नल इसलिए चाहिए थे क्योंकि लोड एक्यूमुलेटर में कराएंगे तो भी हमें पहले इफेक्टिव एड्रेस से डेटा रजिस्टर में लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली जो बस से डेटा इनपुट कनेक्टेड है और आउटपुट हम डायरेक्टली आउटपुट अप्लाई कर रखा है एक्यूमुलेटर का, तो हमें सिर्फ एक ही माइक्रो ऑपरेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, दैट इज़ D3 T4। नेक्स्ट इज D4। D4 किसके लिए होता है, 1, दैट इज ब्रांच अनकंडीशनली। अनकंडीशनली हम किसी दूसरे स्टेप पर 1 स्टेप जो है मूव कर जाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इट ट्रांसफर्स द प्रोग्राम टू द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस से जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिली है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, ठीक है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। तो हम क्या करते हैं, एक ही माइक्रो ऑपरेशन की यहाँ ज़रूरत है, एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट को कहाँ मूव करा देंगे, प्रोग्राम काउंटर में मूव करा देंगे, क्योंकि हमें उसी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ ब्रांच करवाया है अनकंडीशनली, इफेक्टिव एड्रेस जो भी था उसको कहाँ मूव करा दिया, प्रोग्राम काउंटर में, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ही हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताएगा, ठीक है। तो ये अलाउ करती है प्रोग्रामर को टू स्पेसिफाई एन इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ द सीक्वेंस। तो हम प्रोग्राम को जंप करवा सकते हैं अनकंडीशनली। इफेक्टिव एड्रेस इज ट्रांसफर्ड थ्रू द कॉमन बस टू प्रोग्राम काउंटर एंड रीसेटिंग द सीक्वेंस काउंटर टू 0। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फिर से फैच
करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे गिवन बाय द न्यू वैल्यू इन द प्रोग्राम काउंटर। जो भी प्रोग्राम काउंटर हमें एड्रेस देगा उस एड्रेस पर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होगी उसको फैच करेंगे और फिर से प्रोसेस रन करेंगे। नेक्स्ट इज D5। D5 हम यूज़ करते हैं ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस के लिए। ये हम किसी भी ये किस लिए यूज़फुल होती है, प्रोग्राम के एक पोर्शन पर ब्रांच करने के लिए। ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ब्रांच और सेव रिटर्न एड्रेस को, ठीक है, ये क्या करती है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को हम इफेक्टिव एड्रेस में स्टोर करते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम मेमोरी एड्रेस जो भी इफेक्टिव एड्रेस है उसमें मूव करा देते हैं और प्रोग्राम काउंटर को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, टू सर्व एज द इफेक्टिव एड्रेस +1 इज देन ट्रांसफर टू द प्रोग्राम काउंटर, ताकि हमें जो हमारा सब रूटीन है या जो प्रोसीजर है उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल सके। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एड्रेस रजिस्टर का मतलब इफेक्टिव एड्रेस में एक ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, कि सपोज करो BS से जो इंस्ट्रक्शन है ब्रांच और सेव रिटर्न एड्रेस, वो एड्रेस किसी एड्रेस पर है। सपोज करो कि ब्रांच और सेव इंस्ट्रक्शन सपोज 20 एड्रेस पर अवेलेबल है। ठीक है, तो और I बिट जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है। ठीक है, और जो एड्रेस पार्ट है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 135 है, क्योंकि एड्रेस पार्ट का कोई ना कोई बाइनरी फॉर्म होगी। जब हम फैच और डिकोड फेज कंप्लीट कर लेंगे, फैच और डिकोड हमने 20th इंस्ट्रक्शन 20th एड्रेस पे थी, जब हमने इस इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया, प्रोग्राम काउंटर से ले लिया, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, +1 हो जाएगी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू क्या हुई, एक बढ़ गई, तो AR के अंदर इस टाइम 135 था, क्योंकि ये एड्रेस की एक बाइनरी वैल्यू में सपोज करो हमने 135 उसका बाइनरी इक्विवेलेंट था, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर तो 21 आ गया, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया M, और 135 जो इफेक्टिव एड्रेस था हमारा उसके अंदर हमने क्या डाल दिया 21। ठीक है, तो अब AR क्या होल्ड करेगा, AR के अंदर क्या आ जाएगा, AR के अंदर आ जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 135 + 1, ये वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगी। तो रिजल्ट रिटर्न एड्रेस जो था वो हमने मेमोरी लोकेशन 134 पे स्टोर करवा दिया, और हमने नेक्स्ट सब रूटीन प्रोग्राम जो एड्रेस 136 से शुरू होगा, 135 + 1 वहाँ से नेक्स्ट हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमने ब्रांच करवाया, देन रिटर्न एड्रेस को सेव कर लिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, नेक्स्ट सब रूटीन के लिए यहाँ पे। ओके, तो टाइमिंग सिग्नल T4 पर एक मेमोरी राइट ऑपरेशन हुआ, जिसमें हमने प्रोग्राम काउंटर के जो भी कंटेंट था उसको बस पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और मेमोरी राइट ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, AR को एक इंक्रीमेंट करेंगे, और AR को इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो भी इफेक्टिव एड्रेस होगा उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, प्रोग्राम काउंटर पे स्टोर कर देंगे, एंड देन अगेन मूव टू चेंज द सीक्वेंस काउंटर टू 0। तो यहाँ पे क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो इफेक्टिव एड्रेस बताएगा, इफेक्टिव एड्रेस को एक इंक्रीमेंट करेंगे तभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, और उसके इफेक्टिव एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर पे स्टोर करा देंगे। नेक्स्ट जो है D6 है आपका इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0 ISZ। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इट इंक्रीमेंट्स द वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस एंड इफ द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इज इक्वल टू 0, अगर इंक्रीमेंटेड वैल्यू 0 के इक्वल है देन प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीज हो जाएगा। प्रोग्रामर यूजुअली मेमोरी वर्ड में एक नेगेटिव नंबर को स्टोर करके रखते हैं, नेगेटिव नंबर मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, और जैसे ही हम उस नेगेटिव नंबर को इंक्रीज करेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा।
तभी हम बोल रहे हैं कि अगर इंक्रीमेंटेड वैल्यू 0 है तो प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि जब हम किसी वैल्यू को बार बार इंक्रीज करेंगे तो वो वैल्यू 0 कैसे होगी। तो वो वैल्यू इसीलिए 0 हो सकती है क्योंकि जो प्रोग्राम होता है, जो भी प्रोग्रामर है, वो मोस्टली जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव नंबर्स में स्टोर होती हैं, और जब उस नेगेटिव वैल्यू को 1 बाय 1 हम इंक्रीज करेंगे, सपोज -2 है, देन एक इंक्रीज किया -1, देन एक इंक्रीज किया, तो वो ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो एट दैट टाइम, उस टाइम पर प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो इट इवेंचुअली रिचेज टू द वैल्यू ऑफ 0। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करने के लिए ही हम प्रोग्राम काउंटर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मेमोरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जो भी डेटा रजिस्टर है वहाँ पर वर्ड को रीड करना पड़ता है और वहाँ उसको एक इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस जो मेमोरी में प्रेजेंट है, मेमोरी पे हम उस कंटेंट को एक इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें पहले उस कंटेंट को डेटा रजिस्टर में मूव कराना पड़ेगा, फिर डेटा रजिस्टर में एक इंक्रीज करना पड़ेगा और फिर उस वर्ड को फिर से इफेक्टिव एड्रेस में स्टोर कराना पड़ेगा। तो D64 पर हमने क्या किया, जो भी इफेक्टिव एड्रेस पे कंटेंट था उसको डेटा रजिस्टर में मूव कराया। D65 पर हमने क्या किया, उसको एक इंक्रीज कर दिया, और D66 पर अगेन वर्ड को कहाँ स्टोर करा दिया, मेमोरी में। और अगर DR की वैल्यू 0 आ जाती है इंक्रीज होने से, तो हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीज कर देंगे ताकि हम उस चीज़ को स्किप कर सकें यहाँ पे। तो और फिर ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सीक्वेंस काउंटर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ सारे के सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली D0 से D6 तक। नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे, इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं।